नमस्कार, साक्षर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आजकल एक बड़ा कॉमन बात हो गया है। आप फ़ोन खोलो, फ़ेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, आपको सिर्फ़ एक चीज़ देखने को मिलता है, रूस-यूक्रेन विवाद। हमारे फ़ेसबुक ग्रुप पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर, इस पूरे विवाद पर एक वीडियो बनाना चाहिए आपको। हमने भी सोचा कि इसे सिम्प्लीफ़ाई किया जाए और इसे सरल भाषा में आप तक लेकर आएँ। और बिना समय गँवाए मैं चलता हूँ इतिहास में। ये साल था 1853। जगह था क्रीमिया। दरअसल क्रीमिया में रहने वाली आबादी, ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियन आबादी थी और इस समय इस क्षेत्र पर अधिकार हुआ करता था ऑटोमन साम्राज्य का। फ्रांस के उस समय के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने कहा कि इन सारे क्रिश्चियंस का केयर टेकर खलीफा को, पोप को बना देना चाहिए। ऑटोमन साम्राज्य ने ब्रिटेन से पूछा कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। ब्रिटेन को लगा कि फ्रांस जो काम कर रहा है इससे वो रशिया के सीधे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और इस तरह से ब्रिटेन भी चाहता था कि एक लड़ाई हो और रशिया को पीछे धकेल दिया जाए। दरअसल उस समय रशिया के बढ़ते प्रभाव को देखकर सभी ने तय किया कि रशिया को रोकने का यही एक तरीका है। अब रशिया का क्या विवाद होता? जैसे ही फ्रांस ने कहा कि वहां पर रहने वाले सारे क्रिश्चियंस का केयर टेकर पोप को बना दिया जाए, तो रशिया इस बात पर आपत्ति जताता। क्यों? क्योंकि वहां पर रहने वाले ज़्यादातर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के लोग जो ग्रीक चर्च के अनुयायी थे और ग्रीक चर्च का केयर टेकर रशिया हुआ करता था और इस तरह से दो चर्चों की लड़ाई, दो राष्ट्रों की लड़ाई बन चुकी थी। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने वहां के क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म ढाना शुरू किया, रशिया इस लड़ाई में कूद गया और ये था क्रीमिया का युद्ध। 3 साल तक चले हुए इस युद्ध में एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की। इन लोगों ने मिलकर रशिया को हरा दिया और उसके ऊपर एक अपमानजनक संधि भी थोप दी। रशिया इस समय मान तो गया, लेकिन उसके मन में क्रीमिया को पाने की मंशा चलती रही और ये मंशा पहुंचती है 1917, पहले विश्व युद्ध के समाप्ति के अंत तक। दरअसल 1917 में रशिया के अंदर दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। दुनिया में पहली कम्युनिस्ट सरकार, जिसका नेता था व्लादिमीर इलाइच लेनिन। लेनिन जब गद्दी पर बैठता है तो लेनिन ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और उसने युद्ध को किनारे कर दिया। लेकिन लेनिन के मरने के कुछ ही सालों बाद रशिया की गद्दी पर एक नया व्यक्ति आता है, इसका नाम था जोसेफ स्टालिन। स्टालिन पूरी साम्राज्यवादी सोच का एक प्रतीक हुआ करता था। स्टालिन ने तय किया कि वो सत्ता का चाहे दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे, लेकिन रशिया को उसके बाउंड्रीज तक मजबूत करना है और रशिया को मजबूत करने के लिए स्टालिन की नज़र पड़ती है पुराने क्षेत्र पे जहाँ से विवाद था, ये जगह यूक्रेन और क्रीमिया। जोसेफ स्टालिन के समय यूक्रेन की स्थिति कुछ ऐसी थी कि यूक्रेन में रहने वाले 3 तरह के लोग थे, पोल, यहूदी और यूक्रेनी। और यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट जो आज है रशिया के बाउंड्री से लगता है, यहाँ पर रहने वाले लोग रूस की भाषा बोलते थे और रूस के लोग थे। जोसेफ स्टालिन ने 1922 से 1932 तक एक ऐसा आतंक मचाया जिसने यूक्रेन को हमेशा के लिए रशिया का दुश्मन बनाकर छोड़ दिया। पोल, यहूदी, यूक्रेनी आबादी कम करने के इरादे से जोसेफ स्टालिन ने आर्टिफिशियल ड्रॉट यहाँ लेकर आया। ये आर्टिफिशियल ड्रॉट था क्या? दरअसल जोसेफ स्टालिन ने बैक टू बैक 2 साल यहाँ पर अकाल लाया। आर्टिफिशियल तरीके से मौसम को प्रभावित करके यहाँ अकाल लाया गया और यहाँ पर भूख से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। कोई कहता है 55 लाख, कोई कहता है 22 लाख, कोई कहता है 40 लाख। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संख्या करीब करीब 1 करोड़ तक हुआ करती थी। यूक्रेन में यूक्रेन की आबादी का 1 करोड़ जनसंख्या कम हो चुका था। साल 1930 के समय अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी आबादी हुआ करती थी। इस समय यूरोप के अच्छे देशों की आबादी भी इतनी नहीं थी। जैसे ही यूक्रेन के ये लोग मारे गए अकाल से, रशिया की सरकार यानी कि जोसेफ स्टालिन की सरकार ने रशिया के लोगों को यहाँ बसाना शुरू कर दिया और यूक्रेन की डेमोग्राफी कुछ इस प्रकार से हो गई कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, जो आज का लुहांस्क, डॉनबास का इलाका है, इस पूरे क्षेत्र में रूसी आबादी बसने लगी।
यूक्रेन दो भागों में बंट चुका था, एक तरफ यूक्रेन के लोग और दूसरे तरफ रूस के लोग। अभी भी इनके बीच में सांप्रदायिक सौहार्दता बनी हुई थी, लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका था जिसके मन में रशिया के प्रति नफरत भर दिया, और वो थे कोर यूक्रेनी लोग, जिनको लगता था कि जोसेफ स्टालिन की सरकार ने हमारा जीनोसाइड किया है। खैर, आता है दूसरा विश्व युद्ध का समापन, यानी कि साल 1945। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक था यूएसएसआर को की अगुवाई वाला ईस्टर्न ब्लॉक और दूसरा था अमेरिका की अगुवाई वाला वेस्टर्न ब्लॉक। मैं यूक्रेन की कहानी यही छोड़ रहा हूं और सामान्य भाषा में उस समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। ईस्टर्न ब्लॉक जिसकी अगुवाई कर रहा था यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, और वेस्टर्न ब्लॉक जिसकी अगुवाई कर रहा था अमेरिका, डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोप के वेस्टर्न यूरोप के देश। ये लड़ाई थी विचारधारा की। रशिया वामपंथी सरकार यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहा था, और अमेरिका डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में लेकर आना चाह रहा था। जब ये घटना घट रही थी तो दोनों ही अपने अपने तरीके से लड़ाई कर रहे थे। अमेरिका के मन में ये बात आई कि रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो रहे हैं, और रशिया के मन में ये बात तो जापान में दो बम जब गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, यानी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब दो बम गिराए गए थे, तभी रशिया के मन में ये बात आ चुकी थी कि अमेरिका ने झूठ बोला, अमेरिका ने चोरी छुपे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन तैयार है। तो अमेरिका को लग रहा था कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन तैयार हो रहे हैं, और रशिया को लग रहा था कि अमेरिका के पास ऑलरेडी है और वो दुनिया से झूठ बोल रहा है। दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर बम का परीक्षण करने लगे, और दोनों ही दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर के रूप में तब्दील हो चुके थे। खैर, अब वापस आते हैं यूक्रेन। जब ये लड़ाई चल रही थी तो ये वही लड़ाई है जिसका आउटकम हमने देखा था वियतनाम के अंदर, जिस लड़ाई का एक फेज हमने देखा था कोरिया के अंदर, जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं झलक कर आई थी। साल आया 1991, 1991। रशिया को उसकी इकोनॉमी के कारण टूटना पड़ा। अमेरिका ने बहुत मेहनत की थी और कोल्ड वॉर का अंत यही होता है। रशिया के 16 टुकड़े हो गए। आज के जो छोटे छोटे देश यानी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश रूस से ही टूट के बने, और यूएसएसआर टूट के अब बन चुका था सिर्फ और सिर्फ रशिया। यूक्रेन आज़ाद हुआ और यूक्रेन के अंदर एक नया संविधान, नया कानून, नया प्रारूप तैयार किया गया। यूक्रेन, लेकिन आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था यूक्रेन की डेमोग्राफी में ईस्टर्न पोर्शन जहां पर रशिया की आबादी बच चुकी थी, और वेस्टर्न पोर्शन जो लोग अपने आप को दुनिया से जोड़ना चाहते थे यानी यूरोप से जोड़ना चाहते थे, और फ्री वैल्यूज यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर आना चाहते थे। करीब 20 साल तक ये चीज़ें चलती रही। रशिया भी लगातार यूक्रेन और क्रीमिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता रहा। साल आया 2010 में चुनाव थे, और 2010 के चुनाव में 1980 में जो यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का नाम बदलकर हो चुका था पार्टी ऑफ रीजन, जिसके नेता थे यांकोविच चुनाव जीत कर आ जाते हैं। दरअसल मैंने नाम में ही बताया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूक्रेन के नेता यांकोविच चुनाव जीत कर आ गए, और होना भी वही था। यांकोविच चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने रूस की नीतियों को पूरे के पूरे यूक्रेन में लादना शुरू कर दिया। मसलन की एक ऐसा समझौता किया जिस समझौते के तहत उस समय के रशिया के प्रधानमंत्री दिमित्री मेहदेव के साथ उनकी मुलाकात हुई, और तय किया कि क्रीमिया के अंदर रशिया नेचुरल गैसेस के दाम में 30% की कमी करेगा, और उसके बदले में क्रीमिया को संभालने की जिम्मेदारी रशियन आर्मी को दी जाएगी। जैसी ये बात हुई, जैसी ये समझौता हुआ 1911 का, यह समझौता यांकोविच को देश के अंदर यानी यूक्रेन के अंदर, जो खासकर वेस्टर्न यूक्रेन का इलाका था, यहाँ पर एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया, और लोगों के मन में ये बात आने लगी कि ये दरअसल रशिया का एजेंट है,
जो सिर्फ 30% सस्ते दाम के चक्कर में रशिया की सेना को यूक्रेन के अंदर आने की अनुमति दे रहा है। यांकोविच ने दूसरा ब्लंडर किया, यूरोपियन यूनियन में न मिलने का फैसला। इस समय तक यूक्रेन में बहुत बड़ी आबादी यूरोपियन यूनियन से मिलना चाहती थी, लेकिन यांकोविच ने ऐन मौके पर यह फैसला लिया कि हम यूरोपियन यूनियन से नहीं मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यह फैसला उन्होंने रशिया को खुश करने के लिए या रशिया के प्रो होने के कारण लिया था। जो व्यक्ति 2010 में चुनाव जीत कर आया था, मेजोरिटी के साथ आया था, वही व्यक्ति अब देश का विलन बन चुका है। चारों तरफ यूक्रेन में, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास प्रोटेस्ट होने लगे। रशिया लगातार आरोप लगा रहा था कि ये प्रोटेस्ट अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज की देन है। ये यूक्रेन का प्रोटेस्ट नहीं, दरअसल ये अमेरिका का स्लीपर सेल है जो यहाँ एक्टिव हो चुका है। रशिया ये बताना चाह रहा था कि यांकोविच देश के लिए, यानी कि यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं और अमेरिका और नाटो इंटरफियर कर रहा है और ये चाहता है कि किसी प्रकार से यूक्रेन के अंदर उनका कोई पपेट बैठ जाए। वहीं जनता के मन में ये बात चल रही थी कि ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, ये जो हमारा राष्ट्रपति है, ये दरअसल हमारा नहीं, रशिया का एक पपेट है जो हमारी गद्दी पर बैठा है। कहीं आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे थे तो कहीं प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी के बाहर आग लगा रहे थे। जब ये लड़ाई चलती गई तो एक ऐसा दिन आया जिस दिन यांकोविच पूरी तरीके से विलन की तरफ पोर्ट्रे कर दिए गए। ये साल है 2014 और महीना था मार्च का। क्रीमिया के अंदर रशिया ने एक प्लेबिसाइड कराया, क्योंकि अब तक क्रीमिया के अंदर रशिया का कंट्रोल हो चुका था। क्रीमिया अभी तक यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। जब ये प्लेबिसाइड हुई तो कहा गया कि 96% यानी 96% लोगों ने, जो क्रीमिया में रहते हैं, इन लोगों ने वोट किया है कि हम रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। वहीं वेस्टर्न मीडिया ने इसे कुछ ऐसा दिखाया कि ये जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में किसी को बाहर से आने की अनुमति नहीं दी गई है। बैलेट बॉक्स में क्या डाला गया है ये किसी को नहीं पता है। और अमेरिका ने कहा कि दरअसल 30% लोगों ने भी नहीं कहा था कि वो रशिया से मिलना चाहते हैं, लेकिन रशिया की सरकार ने इस डाटा को बताया कि 96.8% लोग रशिया के साथ मिलना चाहते हैं और ऐसा करके क्रीमिया को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। क्रीमिया रशिया के साथ आ चुका था, यानी कि रशिया का पूरी तरीके से क्रीमिया पर प्रभाव हो गया। क्रीमिया के अंदर विद्रोही थे। ये विद्रोही भी रशियन आर्मी के लोग थे जिन्होंने नकाब पहना था, मास्क पहना था और क्रीमिया में एक तरह से देखा जाए तो मिलिट्री कूप हो चुका था और क्रीमिया पूरी तरीके से रशिया का हिस्सा बन चुका था। यांकोविच अभी तक शांत थे और यांकोविच का पूरा ध्यान था उनके देश में हो रहे दंगों को रोकना। यांकोविच नहीं चाहते थे कि इस विषय पर ज़्यादा बातचीत हो और यांकोविच ने कीव के बाहर प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इनको लेकर आते हैं जंगल और इसी जंगल में इन लोगों के ऊपर गोली चला दी गई। जैसी ये घटना घटी, पूरे के पूरे यूक्रेन में यांकोविच एक विलन बन गए और रशिया के अगेंस्ट में जनता की भावनाएं भड़क चुकी थी। पूरे के पूरे वेस्टर्न यूक्रेन और सेंट्रल यूक्रेन में रशिया के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार हो चुका था। जैसे ही विद्रोहियों ने संसद को घेर लिया, संसद पर कब्जा कर लिया, रशिया ने इसकी कड़ी आपत्ति जताई और रशिया ने एक स्वर में कहा, रशिया के राजनेताओं ने एक स्वर में कहा कि अमेरिका के पेड एजेंट्स ने यूक्रेन के पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। जनता की भावना रशिया के खिलाफ थी और इसी समय मई के महीने में चुनाव हुए। यूरोप सॉलिडेरिटी पार्टी के नेता पीटर पोरोशेंको चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो जीतते हैं तो किसी भी प्रकार से रशिया के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हर वो फैसले जो रशिया को खुश करने के लिए गए उसे बदले जाएंगे। पीटर पोरोशेंको चुनाव जीत कर आते हैं। ये वही पीटर पोरोशेंको हैं जिन्होंने सितंबर 2014 में व्लादिमीर लेनिन की सबसे बड़ी मूर्ति तोड़वा दी थी। दुनिया में कम्युनिस्ट विचार को ले जाने वाले व्लादिमीर लेनिन की सारी मूर्तियों को तोड़वाने वाला पीटर पोरोशेंको साफ शब्दों में यह बताना चाह रहा था कि उसकी नीति क्या होगी और वो आने वाले यूक्रेन को कहां ले जाना चाहता है। पीटर पोरोशेंको के समय उन्होंने ये तय किया कि वो नाटो का मेंबर बनने के लिए, यानी कि
वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंध बढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना हो, चाहे वो नेटो के साथ करीबियाँ हों। रशिया ऐसा कुछ नहीं चाह रहा था कि ये सब कुछ हो, लेकिन रशिया ने यूक्रेन से तोड़कर एक छोटा सा देश यानी कि क्रीमिया को ऑलरेडी अलग कर लिया था और इसे एक नए राज्य की संज्ञा भी दे दी थी। और अब आता है साल 2019। सर्वेंट्स ऑफ पीपल पार्टी के नेता जेलेंस्की राष्ट्रपति बनते हैं यूक्रेन के। जेलेंस्की बीच का रास्ता भी नहीं निकालना चाहते थे, वो साफ चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। रशिया ने इस पर बहुत आपत्ति जताई। रशिया ने कहा कि वहाँ के चुनाव में धांधली हुई है और अमेरिका ने पूरी शक्ति, पूरे मैकेनिज्म को लगा दिया इस चुनाव को मैनिपुलेट करने में। यूक्रेन की जनता ऐसा कुछ नहीं चाहती है और यूक्रेन की जनता के खिलाफ जाकर अमेरिका ने यहाँ चुनाव प्रभावित किया है। खैर जो भी हो, जेलेंस्की ने पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनेगा। अब ये नेटो क्या है? दरअसल जब वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक की लड़ाई, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, चल रही थी, तो अमेरिका को ये डर था कि कहीं रशिया उनके किसी भी छोटे देश पर हमला ना कर दे। इससे बचने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। मतलब आज नेटो के 30 मेंबर हैं। नेटो के ये 30 मेंबर आपस में लड़े तो चलेगा, लेकिन किसी भी बाहर के व्यक्ति ने नेटो के किसी भी एक सदस्य के ऊपर हमला कर दिया तो नेटो के बाकी 29 देश एक साथ उस देश विरोधी के ऊपर टूट पड़ेंगे। रशिया नहीं चाहता था या आज भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। और इस तरह से जेलेंस्की और पुतिन के बीच की खाई और बढ़ गई। पुतिन 1991 में ये व्यक्ति, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तब केजीबी का एक एजेंट था। इसने अपने सामने यूएसएसआर को टूटते हुए देखा है और फिर क्या, उसके मन में वो बात है कि अमेरिका ने पूरे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया था मेरे देश को तोड़ने के लिए। आज भी पुतिन वही चाहते हैं कि पूरा का पूरा यूक्रेन यानी कि यूएसएसआर जो टूट के अलग हुआ है वो फिर से रूस का हिस्सा बने। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा तो उसके पड़ोसी के राज्य भी प्रभावित होंगे। और व्लादिमीर पुतिन ने पूरी सेना लेकर एक्सरसाइज करना शुरू किया। यानी कि यूक्रेन की डेमोग्राफी को आप देखें तो यूक्रेन के ईस्टर्न साइड तो रशिया है, लेकिन वेस्टर्न साइड भी कुछ कम खतरे नहीं है। मसलन कि पोलैंड और बेलारूस। बेलारूस पूरी तरीके से रशिया की अपनी सरकार है और नीचे क्रीमिया, जहां पर ऑलरेडी रशिया का कंट्रोल है। जेलेंस्की ये मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन चारों तरफ से घिरा हुआ है और यूक्रेन को अगर बचना है तो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका ने लगातार यही बात कही कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनना चाहिए, लेकिन अमेरिका भी रशिया से डर रहा था नेटो का सदस्य बनाने के लिए यूक्रेन को, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में एक ऐसा शब्द कहा कि उसके बाद पूरे वेस्टर्न ब्लॉक की यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की और अमेरिका की नींद उड़ गई। पुतिन ने कहा यह 1991 का रशिया नहीं है, ये 2022 का रशिया है। यूरोप के किसी देश ने इंटरफेयर करने की कोशिश भी की तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा उस देश को नक्शे से तबाह करने में। तो क्या फ्रांस के राष्ट्रपति और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति दूर खड़े हो सब तमाशा देखते रहे? ये घटना जब एस्केलेट हो रही थी तो इसी साल यानी कि फरवरी 2022 में रशिया ने एक त्वरित फैसला लिया। वो त्वरित फैसला था डॉनबास का इलाका यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के छोटे छोटे 2 प्रांतों को अलग देश का दर्जा देने का। यूक्रेन से तोड़कर रशिया ने इन दो राज्यों को देश का संज्ञा दिया। और जैसी ये घटना घटी, इस पर कोई रिएक्शन आता या कुछ किया जाता, रशिया ने कीव पर अटैक कर दिया। ये अटैक कितने दिन तक चलेगा, क्या इसके परिणाम होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु रशिया और यूक्रेन का पूरा विवाद मैंने कम से कम शब्दों में समेटने का प्रयास किया है। नमस्कार।